नमस्कार, स्वागत है आपका डी फोकस में। मैं हूं प्रियंका और मैं आपको बताऊं कि जिन विस्थापितों और ग्रामीणों रैयतों की वजह से देश में जो है बोकारो स्टील प्लांट का नाम बहुत बड़े ओहदे पर है, बोकारो स्टील प्लांट को जाना जाता है, उनके साथ आज जो है क्या किया जा रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि रैयत और विस्थापित एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं जब बात आती है बोकारो स्टील प्लांट के स्थापना की, और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जिसके बारे में शर्मा जी हमें बताए। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार रामनारायण शर्मा जी मौजूद है। शर्मा जी, बताएं हम कि क्या हो रहा है और क्यों रैयत जो है, विस्थापित जो है, एक बार फिर परेशान हो रहे हैं। ठीक, अब आए चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को डी फोकस का नमस्कार। हमारा नमस्कार प्रियंका। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज एक बार फिर बोकारो स्टील प्लांट का जो उत्तरी विस्थापित क्षेत्र है वो ज़बरदस्त चर्चा में है। और उत्तरी विस्थापित क्षेत्र की सबसे बड़ी ज्वलंत मुद्दे को लेकर इस समय डी फोकस आपके समक्ष हाजिर हुआ है और उसी ज्वलंत मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और उसी को लेकर ये कार्यक्रम की अभी शुरुआत हुई है। सबसे बड़ी समस्या तब आई जब 2020 में एक नोटिस मनसुख मियाँ के वंशजों को मिलता है, धनगढ़ी गांव के लोगों को मिलता है रेलवे विभाग की तरफ से। रेलवे विभाग के अधिकारी एक नोटिस भेजते हैं कि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वह अनऑथोराइज क्षेत्र है और आप लोग यहाँ नहीं रह सकते हैं, आप लोग ज़मीन खाली कर दीजिए। तब ये जो मनसुख मियाँ हैं उनके जो वंशज है मोहम्मद कमालुद्दीन अंसारी और दूसरे लोग 205 लोगों की बात है। वे लोग चाहते हैं कि अचानक हमारे ज़मीन सही है, हमें क्यों हटाने की बात चल रही है। भाई ये तो हमारा ज़मीन है, वर्षों से हम लोग रह रहे हैं। और इसके बाद ये सभी लोग जागते हैं 2020 में और धनबाद का जो बंदोबस्ती विभाग का कार्यालय वहाँ आवेदन लेकर पहुँचता है कि सर हमें हमारे ज़मीन से ही क्यों बेदखल किया जा रहा है। और इस पूरे मामले पर जब ये धनबाद बंदोबस्ती कार्यालय पहुँचते हैं तब इन्हें पता चलता है कि एक और बड़ा इनके साथ घटना घट चुका होता है 2014 में। और बंदोबस्ती विभाग कार्यालय इन्हें बताता है कि आपके ज़मीन का तो बंदोबस्ती भी हो चुका है। तब ये लोग इनके कान खड़े होते हैं और ये आवेदन लेकर पहुंचते हैं। वहाँ आवेदन दिया गया है और आज तीसरी सुनवाई है धनबाद के बंदोबस्त विभाग में इनके अपील की। और इस पूरे मामले को लेकर वहाँ पर जहाँ अब बंदोबस्त विभाग धनबाद का है वहाँ पर मनसुख मियाँ के वंशज तो है ही, ये 205 परिवार के लोग तो है ही हैं। हमारे जो प्रबंध संपादक है इस समय हमारे धनबाद में ये है, वे भी इस पूरे कार्यक्रम पर पैनी नज़र रखे हुए हैं और वे भी इस पूरे कार्यक्रम से जुड़ेंगे और पूरे मामले को वो तहकीक विस्तार से बताएंगे। प्रियंका, दर्शकों, आपने सुना कि किस तरह से उनकी ज़मीन जो 1 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन जो उनकी है वहाँ पर वो उन्हें बता दिया जाता है कि अब अनऑथोराइज टाइप से रह रहे हैं और आपको यहाँ पे ज़मीन खाली करनी पड़ेगी। और जब वो बंदोबस्त कार्यालय जाते हैं तो वहाँ पे बैठक होती है, वहाँ बताया जाता है कि 2014 में ही आप ये ज़मीन बोकारो स्टील प्लांट को दे चुके हैं और वो इसे रेलवे को दे चुकी है और अब आप अनऑथोराइज जगह पर रह रहे हैं। और ये ग्रामीण जो है, ये जो रैयत है, ये बहुत परेशान है, जिसे लेकर जो हमारे प्रबंध संपादक हैं वो पहुंचे हुए हैं धनबाद के बंदोबस्त कार्यालय में, जहां हम आपको डायरेक्ट लेकर चलते हैं। हिमांशु जी जी बताया जाए। हिमांशु जी पूरा अभी जी बहुत धन्यवाद प्रियंका। बंदोबस्त कार्यालय में जहां आप इस समय इस पूरे न्यूज़ पर पैनी नज़र बनाए हुए हिमांशु जी बहुत धन्यवाद शर्मा जी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं और आपको भी बताना चाहता हूं कि झारखंड के अधिकारी कितने लापरवाह हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको सीधी दिखा रहे हैं। इस समय हम लोग धनबाद के बंदोबस्त कार्यालय में हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे होंगे, जहां अधिकारियों ने उत्तरी क्षेत्र के रहने वाले कमालुद्दीन के परिजनों को और उनको एक नोटिस भेजा था जिसमें साफ तौर पर कहा था कि 9/2/2022 को 12:30 बजे वो बंदोबस्त कार्यालय धनबाद पहुँचे, जहाँ पर वो अपने सहयोगियों के साथ इस जगह पर जरूर मौजूद हुए हैं। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला कि अधिकारी ही नजारत है। लेकिन जिस तरह से अधिकारी यहाँ आम लोगों को परेशान कर रहे हैं, जिसकी सीधी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, और हमारे साथ बात करने के लिए इस समय खुद अपील करता भी हैं कमालुद्दीन अंसारी जी, जिन्होंने ये अपील की थी और उसके बाद ये मामला खुल कर आया था हमारे साथ बात करने के लिए। क्या मामला है और क्या हुआ और क्या क्या प्रक्रिया चल रही है?
हम लोग अपील किए थे एक नोटिस के लिए, जो नोटिफिकेशन हुआ था उस नोटिस के लिए अपील पहले तो हम लोग यहाँ जब आवेदन यहाँ किया गया था तो उसका कोई जवाब नहीं मिला। हाँ, स्पष्ट लिख करके इस तरह मतलब टाल मटोल करते चले गए। तो प्रथम अपील पदाधिकारी के यहाँ अपील किए। तो आज 9 फरवरी 2022 को 12:30 बजे हमें बुलाया गया। निर्धारित समय पर मैं पहुँचा। यहाँ आने के बाद पता चला उनके बाबू से, ये पेशकार है सर, वो बताएं कि आप तो अधिकारी नहीं हैं, आप उनसे मिल नहीं पाइएगा, तो कोई अगली तारीख आपको हम देते हैं। तो अगली तारीख फिर अगला साहब से बात किए फ़ोन में, उसके बाद बोले कि 28 फरवरी 2022 को अगली तारीख। पता नहीं तारीख पे तारीख कितनी तारीख देंगे, टाल मटोल करते रहेंगे, स्पष्ट जवाब हमें मिल नहीं रहा है। तो इन तारीख फिर से दिया गया है प्रियंका, और फिर से इनके जो पेशकार हैं उनसे इनकी मुलाकात हुई है और पेशकार साहब ने कहा है कि आप अगले तारीख में आए और 28 तारीख की तारीख मिली है। लेकिन हम लोग कमालुद्दीन जी से और बात करेंगे। कब आपको एहसास हुआ, कब आपको पता चला कि जिस घर में आप पुश्तैनी रहा करते हैं, आपके परदादा रहा करते थे, उसी ज़मीन पर आपको नोटिस मिला और कहा जा रहा है कि आप अतिक्रमणकारी हैं? रेलवे के द्वारा हमें जब नोटिस दिया गया कि आप रेलवे की ज़मीन पर बसे हुए हैं, तो हम लोग को पैरों तले ज़मीन निकली कि आखिर ये रेलवे यहाँ आया कैसे। जब मेरा मामला 1971 से लेके 31 अगस्त 1987 तक केस नंबर मेरा 954 है, जब मुआवजा राशि और पुनर्वास के लिए चला, तो रेलवे तो बता नहीं रहा है, अपना इंटायर रिकॉर्ड दिखा नहीं रहा है। तो अनुमंडल पदाधिकारी एक नोटिस जारी किए थे 19/6/2021। तो सर से हम लोग मिले, सारा अपना आवेदन वगैरह सर को दिए। तो सर से हम पूछेंगे, सर थोड़ा सा रेलवे से पूछिए कि आप स्टेट को इंटायर रिकॉर्ड उनसे मांगिए कि स्टेट को रिक्विजिशन कब दिए। तो उनसे पता चला कि 1984 में। सर को बताएं कि सर मेरा केस नंबर 954 है, खाता संख्या 13 है, प्लॉट संख्या 2453 है, मेरा हाउस ब्लॉक है, मेरा पुश्तैनी घर है, ख़ानदानी घर है, शेख मलुक का वो घर है। मलुक महतो भी उनको बोलते थे, मलुक मियाँ भी बोलते थे, मेरे परदादा हुए। मेरे दादाजी अली बख्श अंसारी, अली बख्श महतो, मेरा नाम मोहम्मद कमालुद्दीन अंसारी है। अब जैसे है कि मेरा मामला जो खाता संख्या प्लॉट संख्या 13, प्लॉट संख्या 2453 का 1971 से लेकर 1987 तक जब मामला न्यायालय में है, तो स्टेट को रिक्विजिशन कैसे दिया रेलवे और उसको कैसे पोजीशन सर्टिफिकेट मिल गया, ये हम जानना चाहते हैं। तो पता ये चल रहा है कि पूरा नक्शा से सब गायब कर दिया गया है, रेलवे को दे दिया गया है, उसको इस तरह मतलब पोजीशन दे दिया गया है। तो हम लोग उक्त स्थल पर इतनी भारी आबादी है, वो कैसे पोजीशन दे दिया है। खतियानी ज़मीन है, रैयत है, हम लोग रैती ज़मीन है, हमारा खतियान है, तो हमको बंदोबस्त मतलब हमारी ज़मीन को कैसे कर दिया गया है। वो तो मतलब जैसे आपका मतलब ये क्या बोलते हैं, वन भूमि का ज़मीन या फिर मतलब गैर मजूरा जीएम लैंड जो होता है, उस सबकी बंदोबस्ती होती है। ये रैती ज़मीन का बंदोबस्ती कैसे होता है, ये समझ में नहीं आया मुझे, वही हमें जानना था। तो हम जैसे मतलब ये मांगे कि आखिर नोटिफिकेशन हुआ होगा, अनुमोदन होकर स्वीकृति के लिए गया होगा राज्यपाल के यहाँ, तो उसका जो नोटिफिकेशन का नोटिस निकला होगा या फिर अखबार के माध्यम से जैसा भी होगा, तो एक हमें वो कॉपी दे दीजिए छाया प्रति, तो आगे हम बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे। मतलब बंदोबस्ती करने से पहले जो नियम है, हाँ, एक भी क्लाउज पूरा नहीं किया गया है। 16 क्लाउज उसमें है, एक भी क्लाउज की जानकारी अगर हमारे गाँव वाले किसी को या मुझे है तो बताइए। क्या लगता है अधिकारी आपसे मिलने से क्यों घबरा रहे हैं, क्यों सही समय पर बुलाते हैं और उस समय गायब हो जाते हैं, क्या कारण है? ये पता नहीं, ये लोग छिपा क्यों रहे हैं। जो पब्लिक डोमेन का चीज़ है, वो नोटिस पब्लिक डोमेन की चीज़ है, वो दिखाना चाहिए, हमें देना चाहिए। ये छिपा क्यों रहे हैं। कुल कितनी ज़मीन है आपकी वहाँ पर? बैदमारा मौजा के टोटल कुल 986 एकड़ है। 986 एकड़ ज़मीन को एकदम पूरा बंदोबस्ती पूरा ले तो साफ कर दिया है। एक भी खाता प्लॉट कुछ नहीं दिख रहा है, हम कहाँ हैं कुछ पता ही नहीं चल रहा है। किसके नाम से बंदोबस्ती करते हैं, किसी के नाम से यह अभी तक पता नहीं चला है। वो तो वही बताएंगे। हम लोग नक्शा निकाले हैं, एक में खाता प्लॉट मिल रहा है, दूसरे में प्लेन एकदम पूरा है। नया वाला जो नक्शा निकला है उसको देखिए। शर्मा जी जी हाँ, सुन रहे हैं, हेलो। बताइए। हेलो शर्मा जी, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये नक्शा आप देखेंगे, आप भी उस जगह पे ज़रूर जाते होंगे। उत्तरी क्षेत्र का ये कनपट्टा का इलाका है, कनपट्टा का इलाका है, जहाँ पर एक नया नक्शा निकाला गया है। और इस नक्शे को आप जब देखेंगे तो आपको भी हंसी लगेगी, क्योंकि जो नया नक्शा है उसमें पूरी तरह से वहाँ पर दिखाया गया है कि ये खाली ज़मीन है, यहाँ पर कोई नहीं रहते हैं। बैदमारा, कनपट्टा, उन इलाकों में आप देखिए, ये नक्शा मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये नक्शा पूरी तरह से नक्शे में उस इलाके को पूरी तरह से खाली रखा गया है। आप तस्वीरों में देख लें, ये बैदमारा का नक्शा है, नया नक्शा है।
और ये पचौड़ा है। इन इलाकों को देख ले, ये कनफट्टा है, ये पचौड़ा है, ये रानीपुर है। ऐसे करके इन इलाकों में साफ तौर पे दिखाया जा रहा है कि इन इलाकों में कोई भी लोग नहीं रहते हैं, ये ज़मीन पूरी तरह से खाली है। अब किस तरह से किन लोगों ने ये साजिश रची है, क्योंकि उन इलाकों में शर्मा जी आपने भी भ्रमण किया है, आपको भी मालूम होगा कि अच्छी खासी आबादी है। प्रियंका, मैं अपने प्रबंध संपादक के माध्यम से जो रैयत है उनसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या इनकी जो ज़मीन है इस सबसे पहले सेल को दी जाती है, यानी जो हमारा इस्पात मंत्रालय है बोकारो इस्पात प्रबंधन के निर्माण के समय, अब इनको रेलवे किस हैसियत से नोटिस भेज रहा है और रेलवे की यहाँ इसमें क्या भूमिका है? क्योंकि मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उसकी वजह से बात नहीं हो पा रही, आप मेरे संवाद को, मेरे प्रश्न को हमारे प्रबंध संपादक पहुंचाने की बात करें कि कैसे रेलवे इन्हें किस आधार पर नोटिस भेजने का काम कर रहा है, जबकि इनके ज़मीन का नोटिफिकेशन तो सेल ने किया हुआ है। सुन रहा हूँ। देखिए हमारे साथ है, ये जवाब ले लेता हूँ इन्हीं से। हमारे जो स्टूडियो में शर्मा जी हैं वो जानना चाहते हैं आपसे कि जब आपने राज्य सरकार को ज़मीन दिया है, आपके पूर्वजों ने राज्य सरकार को ज़मीन दिया था, तो रेलवे किस आधार पे आपको नोटिस भेज रहा है? रेलवे किस आधार पे? वही तो समझ से परे है कि रेलवे आखिर यहाँ आया कैसे, वो तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा है। वही बताओ, रेलवे से पूछा जाए कि आखिर उधर आपको मिला पोजीशन कैसे, आप कैसे घुस गए हैं उधर? हम तो लीगल है शुरू से। मेरा खाता संख्या 13 है, प्लॉट संख्या 2453 है। वहाँ पर आज भी मेरा माँ भाई सब हम लोग रह रहे हैं। मेरा चाचा है, मेरा बाबा है, बाबा का लड़का है, चाची है, वो लोग सब तो रह रहे हैं उसी घर में। अब अचानक आके कह रहे हैं कि इलीगली आप लोग बसे हुए हैं। इलीगल तो रेलवे है। आपकी कितनी आबादी हो, कुल आबादी कितनी होगी उन इलाकों में, जिन इलाकों में? बैदमारा मौजा की कुल आबादी 20,000 से ऊपर हो। तो सुना आपने शर्मा जी कि किस तरह जो कंप्लेनर हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि रेलवे किस तरह से उस जगह पर आया है, रेलवे किस अधिकार से हमें नोटिस कर रहा है, ये समझ से परे है। वही जानने के लिए हम धनबाद आए थे इस कार्यालय में, पूछने के लिए कि आखिर हमारी ज़मीन का बंदोबस्त करने का अधिकार आखिर किसने दिया है इन लोगों को। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता गफ्फार अंसारी भी, इनसे जानते हैं क्या यहाँ आने के बाद क्या आश्वासन मिला है? यहाँ आने के बाद आश्वासन मिला कि आज तो साहब है नहीं, बड़े साहब तो रहेंगे 28 तारीख को, फिर 28 तारीख को आएंगे। इसी तरह बार बार टलाया बलाया जाता है आदमी को और भगाया जाता है। और इतने दूर में ऑफिस में रहा है बोकारो छोड़ के धनबाद में, जो आदमी आता है और नहीं आ पाता है तो उसका काम और देखिए हम लोग का जो है, मैं आपके माध्यम से हम लोग को नक्शा से हटा दिया गया है, हम लोग को कहीं नहीं रखा गया है, हम लोग संविधान के खिलाफ हो गए हैं, संविधान का खिलाफ कर दिया गया। और ये राजनेता भी है और अभी जो इनके सामने समस्या आई है, तो क्या ये जो ज़मीन इनका नोटिफिकेशन हुआ था, सेल की तरफ से इनको नोटिफाइड किया गया था, तो रेलवे किस हक से इनको नोटिस भेजने का काम कर रहा है? क्या कुछ रेलवे ने जवाब दिया है इनको? यही बातें मैं कांग्रेस पार्टी के नेता गफ्फार अंसारी से जानने का प्रयत्न कर रहा हूं। शर्मा जी, मैं इनसे जानना चाहता हूं, आपका प्रश्न ही पूछ लेता हूं कि शर्मा जी का जानना चाहते हैं आपसे। आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, आपको लोगों का अधिकार दिलाने का जिम्मा सौंपा गया है। कांग्रेस पार्टी ने वहाँ की समस्याओं को लेकर कार्यालय तक पहुंचाने को कहा है। तो शर्मा जी का जानने का कह रहा है कि इन क्षेत्र के लोगों को, इन लोगों ने ज़मीन राज्य सरकार को दिया था, तो किस आधार पे BSL हो चाहे रेलवे हो, इन्हें किस आधार पे अतिक्रमणकारी कहता है या नोटिस भेजता है? हाँ, तो हम लोग को ज़मीन जो है हम लोग राज्य सरकार को दिए हैं। BSL का कोई लेना देना हम लोग के साथ नहीं है और ना ही रेलवे का। हम लोग जितना भी ज़मीन दिए राज्य सरकार से हम मांग करते हैं बराबर कि भाई जो सरप्लस ज़मीन है उसको हमको वापस किया जाए। देखिए शर्मा जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, हेलो, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो प्रश्न का जवाब आप जानना चाहते हैं वो जवाब इनके पास भी नहीं है। ये जवाब तलाश करने के लिए खुद बोकारो स्टील सिटी से चल के धनबाद आए हैं और इस कार्यालय में आए हैं और यहाँ अधिकारियों से मिलकर ये जानना चाहते हैं कि आखिर इन्हें किसने अधिकार दिया कि इनके पूर्वजों के ज़मीन को बंदोबस्ती कर ये इन्हें ही अतिक्रमणकारी कहे और इन्हें नोटिस भेजे। इसी के जवाब जानने के लिए आज ये तमाम लोग इस जगह पर मौजूद हुए हैं, लेकिन अधिकारियों ने समय देकर यहाँ से अधिकारी खुद नज़ारत है। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि बोकारो या झारखंड की बात करूँ तो झारखंड में अधिकारियों का जिस तरह से
मन बढ़ा हुआ है और वो जिस तरह से नज़ारा चाहते हैं अपने कार्यालय से, देखने की बात है कि जब किसी व्यक्ति को या किसी भी जो लोग हैं जो जिन्हें नोटिस भेजा जाता है कि आप अब सशरीर हाजिर हों, और सशरीर हाजिर होने का इस तरह का पत्र उन्हें दिया जाता है, लेकिन जब वो पूरे लॉ लश्कर के साथ अपने दूर करीबन 50 किलोमीटर, कोई 60 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर दूर से इस जगह पे आता है, तो यहाँ आने के बाद पता चलता है कि साहब के कार्यालय पे बड़े बड़े ताले लटके हुए हैं और साहब यहाँ से गायब हैं, और साहब फिर कहते हैं कि अगली तारीख में आओ। तो वो जो फिल्म का डायलॉग है मुझे भी याद आ रहा है, आपको भी याद आ रहा होगा कि तारीख पे तारीख और कितनी तारीख। ज़मीन इनकी है, इनके पूर्वजों की है, अपनी ज़मीन का अपना अधिकार लेने के लिए इन्हें राज्य सरकार से और इन कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिसकी सीधी तस्वीर हम धनबाद के बंदोबस्त कार्यालय से आपको दिखा रहे हैं। जिनके सरकार चल रही हिमांशु जी, उन्हीं के नेता को कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है, उन्हीं पार्टी के नेताओं को दरवाजे के बाहर ताले लटके देखने को मिल रहे हैं। लेकिन ये झारखंड का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है कि जिन विस्थापितों ने जमीन दिया, इन्होंने मांग की थी कि पंचायत में इन्हें शामिल किया जाए। अब पंचायत का चुनाव आने वाला है जी, हमारे साथ आपका जी 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 यही बात मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि ये दुर्भाग्य की बात तो है ही, और उससे भी बड़ी दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ हैं इस जगह पे, जो अपने अधिकारियों को लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। शर्मा जी जानना चाहते हैं कि उन क्षेत्रों में पंचायत चुनाव को भी लेकर उन क्षेत्र के लोगों को वंचित रखा गया है। आपने लंबे चौड़ी मीटिंग किया, मंत्री से मिले, बोकारो आए, क्या हुआ? केवल कागज पे बात रह गई। अब तो सरकार आपकी है, मंत्रालय आपके पास है, जिला अध्यक्ष आप ही के काम के हैं, उत्तरी क्षेत्र के लोग आपके साथ हैं, तो क्या दिक्कतें हो रही है अब उत्तरी क्षेत्र को पंचायत में लाने? ना वो तो आश्वासन दे रहे हैं मंत्री जी जो भाई अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, और उसके बाद जो है बना के ले गया, एससी साहब के यहाँ से बना वीडियो बनाया, उसके बाद बना के ले गया, फिर डीसी साहब को दिया गया है। अब डीसी साहब के ऊपर है, डीसी साहब बोले कि आज भेजेंगे, कल भेजेंगे, इसी तरह टाल मटोल हो रहा है। मतलब प्रक्रिया में हिमांशु जी, इनको समझ में नहीं आ रहा है, ये राजनीतिक है, इनका पंचायत की इन्होंने मांग की थी, लेकिन अब रेलवे मंत्रालय और सेल और बंदोबस्ती विभाग ने तो इन्हें साफ ये कह दिया कि आप इस गांव के रहने वाले ही नहीं हैं। पंचायत तो अब कहीं मुद्दा ही नहीं रह गया हिमांशु जी। जी 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 दुर्भाग्य है जी। वही बातें मैं कह रहा हूँ कि ये पंचायत की मांग जरूर कर रहे हैं, लेकिन अब हालात ये हो गए हैं कि इन लोगों को नोटिस चिपकाया जा रहा है कि ये यहाँ के रहने वाले ही नहीं है, तो पंचायत का दर्जा कौन देगा? क्योंकि नक्शा मैं दिखा रहा था आपको, उस समय लाइन कनेक्ट नहीं हो पाया था आपसे, टूट गया था। मैं आपको फिर से वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ कि इन्हें पंचायत का दर्जा कौन दिलाएगा, जब सरकार के नक्शे में ये जो पूरा नक्शा है, जरा आप देखें गौर से, ये पूरा नक्शा देखें, ये उत्तरी क्षेत्र का नक्शा है। उत्तरी क्षेत्र में पचौड़ा पड़ता है, उत्तरी क्षेत्र में कनफट्टा पड़ता है, उत्तरी क्षेत्र में ही नरकरा पड़ता है, उत्तरी क्षेत्र का ये पूरा नक्शा है, महुआर है, ये तमाम जो इलाके हैं, इस नक्शे को जरा गौर से देख ले। ये झारखंड सरकार के द्वारा है, ये नक्शा इन्होंने निकाला है, जिसमें साफ तौर पे इन इलाकों को पूरा खाली दिखाया गया है। जब यहाँ लोग रहते ही नहीं है तो झारखंड सरकार आखिर पंचायत का दर्जा कैसे देगा? ये मेरा नहीं कहना है, ये इनका कहना है, क्योंकि इन्होंने ही ये नक्शा निकाला है, इन्होंने ही आवेदन दिया था, और आवेदन देने के बाद और नक्शा निकालने के बाद इनके हाथ पैर फूलने लगे कि जहाँ पर 40 से 50 हज़ार लोगों की आबादी है, वो आबादी को पूरी तरह से सरकार कैसे गायब कर सकता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और बहुत बड़ी बात है, जिसकी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जहाँ पर अच्छी खासी आबादी रहती हो, लोग पंचायत की मांग करते हैं, वहाँ पर सरकार के नक्शे में लोग गायब हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीधे धनबाद के बंदोबस्त कार्यालय से, जहां पर जो अपील करता है वो मौजूद है, उनके हाथों में ये नक्शे हैं। पुराना नक्शा जी जी, ये बहुत ही बड़े दुर्भाग्य की बात है प्रियंका की, जिस मुद्दे को लेकर ये सरकार के पास गए थे कि मुझे पंचायत में शामिल करा दो, मैं इतने दिनों से गांव में रहता हूँ, उसी सरकार ने इन्हें उस नक्शे से ही गायब कर दिया गया जिस गांव को पंचायत में शामिल करने की ये ग्रामीण मांग करते हैं। सबसे बड़ी दुख की बात ये भी देखी जा रही है शर्मा जी, क्योंकि अधिकारी जो होते हैं वो न्याय दिलाने के लिए रहते हैं, चाहे कोई भी एक जो विस्थापित हो, चाहे रैयत हो, चाहे एक आम आदमी हो, वो कभी भी अगर चाहता है कि उसे न्याय मिले, इंसाफ मिले, तो जरूर एक बार कार्यालय जाता है, वहाँ बात करता है, अधिकारियों से बात करता है। जी जी, मैं प्रियंका मैं जरूर यहाँ एक बात कहना चाहूँगा आपको
कि जो लोग इस समय टेलीविज़न देख रहे हैं, डी फोकस देख रहे हैं, वो तमाम उत्तरी क्षेत्र के नेताओं से या जो वहाँ रहने वाले लोग हैं जो लगातार पंचायत की मांग कर रहे हैं, उन्हें भी ये सच्चाई हम दिखाना चाहते हैं। ज़रा इस नक्शे को देख ले। अगर आप सरकार के पास जाएंगे और कहेंगे कि हमें पंचायत का दर्जा दे, तो जब सरकार नक्शा मंगाएगी तो उस नक्शे में ये तस्वीर नज़र आएगी, जहाँ पर इस नक्शे के अनुसार यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं रहता। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल। हाँ। संविधान जो अनुच्छेद 5 में हमें मूल नागरिक का अधिकार दिया है, नक्शे से गायब कर ये अधिकार से हमें वंचित कर दिया है। तो जब ये नक्शा सरकार देखेगी तो जब लोग रहते ही नहीं तो पंचायत का दर्जा कैसे मिलेगा उत्तरी क्षेत्र? ये तो ख्याली पुलाव पक रहा है। हमें यकीन नहीं है कि हमें पंचायत में शामिल करेंगे। जहाँ तक हम लोग मिटाते जा रहे हैं तो हमें कब उगाएंगे ये लोग? झूठ बात बोल रहे हैं ये। तो सुना आपने प्रियंका जो अपील करता है अंसारी साहब, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने पंचायत का दिखाया जा रहा है उत्तरी क्षेत्र के लोगों को, वो सच्चाई से वाकिफ हो जाए। वो नक्शे से ही गायब हो चुके हैं। वहाँ सरकार के नक्शे के अनुसार वहाँ पर कोई नहीं रहता है, ये अंसारी साहब कह रहे हैं। तो जब वहाँ कोई रहता ही नहीं तो पंचायत का दर्जा किसे मिलेगा? मैं जानना चाहूँगी अंसारी जी से, हिमांशु जी, उनसे पूछिए कि जब लगातार ये 200 से ज़्यादा परिवार के जो घरों पर, उनके ज़मीन पर एक मुसीबत बनकर ये जो अनऑथराइज्ड नोटिस आया है, इसको लेकर ये आगे क्या करेंगे? क्योंकि अधिकारी जो है वो तो तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। प्रियंका जानना चाह रही है अंसारी साहब कि तारीख पे तारीख अब आपको मिलते जा रहा है, भरोसा भी टूटते जा रहा है। अगर सही न्याय यहाँ से नहीं मिल पाएगा तो अब आप लोग क्या करेंगे? अब प्रथम अपील के पदाधिकारी के बाद तो हम लोगों को कमिश्नर में जाना पड़ेगा दूसरी अपील के लिए। अब क्या यहाँ से स्पष्ट जवाब हमें मिलता है, 28 तारीख को ही देखते हैं। देखिए प्रियंका, ये इनके साफ तौर पे कहना है कि आने वाले समय में जो तारीख मिला है 28 तारीख, उस तारीख का इंतज़ार हम लोग कर लेते हैं और उसकी सुनवाई में देख लेते हैं कि जो अधिकारी हैं वो क्या कहते हैं। अगर संतोषजनक अगर जवाब अधिकारी इन्हें नहीं देंगे तो आने वाले समय में ये अपने लोगों के साथ बैठेंगे, बात करेंगे और जो इनसे वरीय पदाधिकारी हैं उनसे भी मिलेंगे। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे तभी कुछ करने के पक्ष में। शर्मा जी, जैसा कि आपने सुना, हम लोग तब से बात कर रहे हैं, हमारे प्रबंध संवादक वहाँ पर मौजूद है। कितनी दुख की बात है, आपकी ज़मीन है, आप वहाँ पर घर बनाकर रह रहे हैं और अचानक आपको बता दिया जाता है कि आप अतिक्रमण करके यहाँ पे रह रहे हैं, आप अनऑथराइज टाइप से मतलब यहाँ रह रहे हैं और रेलवे की ये ज़मीन है। कैसा लगता है और उस घर पर क्या बीतती है? प्रियंका, मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं भी एक विस्थापित परिवार का बेटा हूँ और ये सिर्फ बोकारो स्टील प्लांट क्षेत्र की बात नहीं है। पूरे प्रदेश, पूरे देश के विस्थापितों के साथ ज़मीन तो पहले बड़े लोग लुभावन वादे करके ले लिए जाते हैं और उसके बाद इसी तरह का नोटिस थमाया जाता है, इसी तरह के ऑफिसों के चक्कर लगाए जाते हैं और थक हार कर अगर आपके पास वो सक्षम आप नहीं हैं तो इसी तरह खामोश हो जाते हैं और फिर उस पूरे क्षेत्र का एक दिन इसी तरह नक्शे से नामो निशान मिटा दिया जाता है। ये इस देश के लोकतंत्र की नई तस्वीर है जो आप देख रही हैं। जी, लगातार और इन्हीं चीज़ों को लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन भी हमें देखने को मिले हैं देश में और भी कई तरीके के प्रदर्शन देखने को मिले हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सिर्फ तारीख पर तारीख दी जा रही है, न्याय के मिलने की कोई जो एक बोलते हैं झलक भी होती है वो भी इन्हें नहीं मिल पा रही है। क्योंकि जब भी अधिकारी के कार्यालय जा रहे हैं वहाँ पर कार्यालय बंद मिल रहा है, अधिकारी मौजूद नहीं मिल रहे हैं, अधिकारी नदारद मिल रहे हैं और इसके बाद उन्हें दूसरी तारीख दे दी जाती है। आपको अभी फिर उन्हें 28 फरवरी की तारीख दी गई है और एक बार फिर वो 28 तारीख को जाएंगे और फिर अधिकारी से न्याय की गुहार लगाएंगे और इन्हें न्याय मिलता है या सिर्फ तारीख पे तारीख मिलेगी, ये हम ज़रूर देखेंगे और हम आप तक इस विषय पर हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे।